लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। आप कांग्रेस की हैं चूंकि, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके विरोधी पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनमें 10 कमियां होंगी, लेकिन आपको उनकी एक क्या अच्छी चीज लगती है? जो आचार्य जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, वही श्रद्धा वो शायद हर उस व्यक्ति के प्रति रखना चाहते हैं जो देश में धर्म के प्रति आसक्त है। नेता संसद में गंभीर नहीं है, ना भाषण देते हैं, लेकिन चुनाव के समय उनको मैनिपुलेशन आता है, चुनाव जीतने के हथकंडे आते हैं। जब चुनाव का मौका आता है तो फिर जातिवाद देखा जाता है, ये कितना पैसा खर्च कर सकता है, इसके पास कितनी टीम है। अब किसी पर दोषारोपण तो नहीं किया जा सकता कौन क्या कर रहा है, क्योंकि जब तक आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सको तब तक किसी चीज पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्या वो घर के आप काम कर पाती हैं कि जो एक सामान्य गृहिणी कर पाती है? और नहीं अगर कर पाती हैं तो क्या कभी उसके बारे में कुछ ऐसा लगता है कि काश मैं भी कभी खाना बनाती, मैं भी कभी अड़ोस पड़ोस में महिला संगीत हो रहा है और महिलाओं की तरह जाती, कार्यकर्ताओं की भीड़ इससे अलग होके? देखिए, टाइम कंस्ट्रेंट तो हो ही जाता है, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपका जीवन सार्वजनिक हो जाता है पूरी तरीके से। आखिरी बार कोई ध्यान है आपको कि कभी लाइन में लग के पिक्चर टिकट ली हो, जैसे कॉलेज स्कूल के समय में कभी देखी हो? ये सौभाग्य नहीं मिला मुझे। आज हम चर्चा करेंगे कुछ राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों की। रोज की तरह आज हम किसी एक विषय पर लेकर आपसे रूबरू होने वाले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे राजनीति की। राजनीति की बात वैसे हम रोज करते हैं, लेकिन आज राजनीति में बात महिला सशक्तिकरण की। हम कांग्रेस की एक ऐसी नेत्री से बात करेंगे जिन्होंने पार्षद से अपना कैरियर शुरू किया, नगर निगम में वो कमेटी की चेयरमैन रहीं, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रहीं, कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहीं, राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रहीं। तेज तर्रार महिला नेत्री में उनकी गिनती होती है। तो ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे आपसे मैं परिचय कराता हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। जी हाँ, आप नाम से भी जानते हैं उनको और उनके काम से भी जानते हैं। बहुत से लोग हैं जो किसी पद की वजह से पहचान रखते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके पद का मोहताज नहीं है। उनकी पहचान है उनका संघर्ष, और वो जो संघर्ष उन्होंने पिछले 20-22 साल में जयपुर की सड़कों पे किया, नगर निगम में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए किया, और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए उनको जो भी जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मिली, उनका बखूबी पालन किया। तो मैं आपको उनसे परिचय कराऊं। डॉक्टर अर्चना शर्मा, नमस्कार। आज स्वागत है आपका लेट्स माइक में। और आज के अभी ना कोई चुनाव है, ना विधानसभा के, ना लोकसभा के, ना नगर निगम के, लेकिन हम चर्चा ऐसे विषय पे करना चाहते हैं जिसमें संपूर्ण राजनीति की झलक दिखती हो। बात करेंगे महिलाओं की राजनीति पर भी, कि जो देश में वादे किए जाते हैं कि महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, लेकिन आज वस्तु स्थिति क्या है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं छोटी आंखों से बड़े सपने देखते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई संगीत में जाना चाहता है, कोई अभिनय के क्षेत्र में। तो आप जब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करती थी तो आपकी छोटी आंखों में क्या बड़े सपने थे? देखिए, आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ बात करूंगी। स्कूल टाइम से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कुछ पद ऐसे हुआ करते थे जो मुझे मिल जाते थे अपने आप बिना मांगे, लेकिन आकांक्षा कभी राजनीति में आने की नहीं थी, क्योंकि मैं एकेडमिकली बहुत इंक्लाइंड थी और मुझे लगता था कि एक ऐसे पिता की बेटी होने के कारण जो प्रशासनिक सेवा में बहुत उच्च पद पर है, मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग हो। और राजनीति बहुत आसान भी नहीं है महिलाओं के लिए, और मेरा जो पिता के पारिवारिक परिवेश की बात करें तो वह राजनीति का कोई सरोकार भी नहीं था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ सपनों से नहीं होता, प्रारब्ध भी कुछ होता है, और ये प्रारब्ध था कि मुझे राजनीति में आना था। नहीं, लेकिन आपके बचपन में सपने क्या थे? आप क्या बनना चाहती थी? राजनीति में एक संयोग से आ गई, एक परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप राजनीति में आई, लेकिन उस समय जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, घर वाले कहते होंगे कि नहीं तुम पढ़ाई में अच्छी हो, पड़ोसी रिश्तेदार डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रशासनिक सेवाओं में जाओ, तो क्या उस समय ऐसे कोई सपने थे कि भाई मुझे ये बनना है, लक्ष्य जिसको हम कहते सकते हैं? देखिए, आजकल के बच्चों की बात करें तो सपने देख लेते हैं, लेकिन बहुत पुराने भी नहीं हैं हम लोग, लेकिन उस जमाने के हैं जिससे एक दौर देखा है टीवी से लेकर इंटरनेट का। उस समय सपने माता पिता देखा करते थे, और मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। कोशिश तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं भी उसी तरफ इंक्लाइन थी, लेकिन मैंने कहा ना, एकेडमिकली साउंड थी, तो मुझे लगता था कि
टीचिंग एज अ प्रोफेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने उसी तरीके से अपनी शिक्षा दीक्षा को देखा। और एक दौर ऐसा था जब राजनीति में आने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला था, सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक वुमेन इन पॉलिटिक्स। एक कह सकते हैं संस्था है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ एसोसिएटेड मानी जाती है, एक तरीके से, पूरा एसोसिएशन नहीं है। उसकी फोकल पॉइंट साउथ एशिया की बनाने का एक ऑफर आया था। उससे पहले एक विदेशी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप का भी ऑफर आया और मैंने उसके लिए हाँ भी कर दी थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, प्रारब्ध जो होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। बिल्कुल। और मुझे नगर निगम का चुनाव लड़वा दिया गया। तो मतलब कह सकते हैं कि सपना नहीं था, जो माता पिता का सपना था कि प्रशासनिक सेवा में जाएं, उसके बाद भी कई आपने बताया जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी संस्थाओं के ऑफर आए आपको, लेकिन उसमें जाने की बजाय राजनीति की तरफ आपके कदम मुड़ गए। तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जब आपका राजनीतिक माहौल जो आप बता रही हैं पिताजी के या परिवार के पीयर में नहीं था, और यहाँ आकर ऐसे एकदम अचानक से राजनीति में प्रवेश करने के क्या ऐसे अवसर बने, क्या परिस्थितियां बनी? किसी ने आपको परस्यू किया, किसी पार्टी ने, या अंदर से कुछ ऐसी आकांक्षा जगी कि मैं राजनीति में अगर भाग गजमाऊं तो शायद अच्छा होगा? देखिए, अनायास ही होते हैं राजनीति में प्रवेश होने का। जो एक मौका हुआ, अनायास ही हुआ। दिवंगत या कह सकते हैं राजनीति में मेरी एक तरह से प्रेरक भी रही हूँ, डॉक्टर गिरजा व्यास। वो हमारे परिवार से उनके ताल्लुकात थे और किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हमारे घर आई। उस समय नगर निगम के जो बोर्ड बना था 94 में, उसका सेकंड टेन्योर आने वाला था 99 में, और मैं उनसे पहली बार ही मिली थी। उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थी और उसके बाद नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने। तो गिरजा जी ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, और वही एक दूरी बनी या सूत्र बनी जिसके आधार पर मैं राजनीति में आई। देखिए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जितने भी लोग जानते हैं, प्रदेश में नहीं देश में, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी ससुराल में आने के बाद वो अलग किस्म की थी। आचार्य धर्मेंद्र, जिनको देश ही नहीं दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं, आज भी आचार्य धर्मेंद्र के जब नाम आता है तो उनको ओजस्वी भाषण, चाहे वो गौ रक्षा के लेके आंदोलन हुआ जिसमें उन्होंने 56 दिन आमरण अनशन पर बैठे, या राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, बहुत से लोगों ने कहा जब केस चले तो, लेकिन आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि नहीं, मैं स्वयंसेवक हूं और अगर इसमें तोड़ने में है और मुझे अगर सजा मिलती है तो कुछ नहीं। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हुए कांग्रेस की तरफ जो झुकाव रहा, वो क्या गिरजा व्यास जी की समझाइश का असर था या कुछ और? देखिए, इसमें जब आपने इतनी बड़ी पृष्ठभूमि बताई है तो आप सोचिए कि ऐसी शख्सियत, एक विराट शख्सियत जिनकी बहुत बड़ी भूमिका राम मंदिर निर्माण में रही हो, उनकी पुत्रवधू यदि कांग्रेस में जाती है तो उनका हृदय कितना बड़ा होगा। मैं तो उस समय इतनी ज़्यादा समझ नहीं रखती थी पॉलिटिक्स की, लेकिन गिरजा जी के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था रही। उन्होंने कहा तो, और कहने से भी नहीं होता कुछ। मैंने कहा ना आपको कि एक इंसान के सामने या तो चॉइस होती है, डेस्टिनी होती है। तो मेरी डेस्टिनी थी ये, और इस प्रारब्ध के कारण मैं इस राजनीति के क्षेत्र में आई। पहला चुनाव लड़ा, बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी जीतने की, लेकिन जीत गई। इच्छा नहीं थी फिर भी जीत गई? क्योंकि चुनाव ही अनिच्छा से ही लड़ा था। अच्छा। और उसके बाद जब आ गई राजनीति में और राजनीति का स्वरूप देखा तो एक शिद्दत सी हो जाती है मन में, क्योंकि जिनका नाम आपने लिया, रामलीन धर्मेंद्र जी महाराज का, उनकी जो शख्सियत थी, एक विराट व्यक्तित्व था, उसके सामने मैं एक बहुत ही मामूली व्यक्ति हो सकती हूँ, कहीं जा सकती हूँ। और उन्होंने जब कुछ नहीं कहा और मैं राजनीति में आ गई, तो मुझे लगता है कि इसे आप प्रारब्ध से ही जोड़ के मानिए और कुछ नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन क्या जिस समय ये नगर निगम का चुनाव लड़ने का मानस आया या मनस्थिति बन गई दबाव में या किसी की समझाइश से, तो क्या आचार्य साहब ने नहीं कहा कि अगर चुनाव लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं, कांग्रेस से क्यों? देखिए, यही तो उनकी खासियत है। उन्होंने न जाने कितने लोगों को कहाँ तक पहुँचाया होगा, लेकिन उन्हें कभी पारिवारिक रूप से अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छा को नहीं थोपा। जिसने जो क्षेत्र चुना उसे आशीर्वाद दिया। उनकी विचारधारा से अलग भी मैं रही, लेकिन सबसे बड़ी लोग इसे विडम्बना कहते हैं, मैं इसे सौभाग्य मानती हूँ। जीवन पर्यंत जब तक वो थे और विवाह के बाद उनके आश्रय में ही रहे हम लोग, और मैं एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ गई जो उनकी विचारधारा के साथ तारतम्य नहीं था, लेकिन परिवार में कभी इसको लेकर कोई मतभेद नहीं था,
ना वो कभी इस पर चर्चा करते थे। क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया हो, एक विचारधारा को सौंप दिया हो, उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती। नहीं, लेकिन जब वो देश में हिंदुत्व की बात करते थे, राम मंदिर मुद्दे की बात करते थे या और ऐसे मुद्दों की बात करते थे जो शायद कांग्रेस की विचारधारा से कहीं मेल नहीं खाते थे, तो उन्होंने क्या घर में कुछ इस तरह का कभी मतभेद नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक तनाव का माहौल रहा कि वो जो भाषण देते थे तो कोई दूसरे किस्म के देते थे, और आप जिस विचारधारा से के साथ जुड़ी, और जुड़ी नहीं, सिर्फ जुड़ी नहीं, शिद्दत से उस विचारधारा को आज आप लगभग 25 साल में कहूँ कि 25 साल से निभा रही हैं। तो बहुत से घरों में ऐसा होता है कि पारिवारिक जो माहौल होता है कि अगर सास है या ससुर है या पति है या जेठ है और किसी पार्टी विचारधारा के हों, और घर में जब हम बैठते हैं खाने की टेबल पे तो निश्चित रूप से चर्चा होती है, हॉट डिस्कशन भी होते हैं कि नहीं आप कौन सी पार्टी में हो, इससे तो इधर आ जाओ। तो जिसको मैं कहता हूँ कि आपकी नहीं, बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनकी विचारधारा परिवार में दो अलग अलग भागों में बटी होती है, पति किसी में है, पत्नी किसी में है। राजमाता विजय राजे सिंधिया का उदाहरण है, वो थे और माधव राजू सिंधिया अलग पार्टी में थे, फिर ज्योतिरादित्य जी अलग रहे, वसुंधरा जी अलग रही। तो कभी ना कभी ऐसा दौर तो आया होगा कि जब मन में लगा कि क्या इससे परिवार में कुछ ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि विचारधारा को लेकर टकराव जैसी स्थिति। आपने निश्चित रूप से कहा कि आचार्य साहब का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने कभी अपनी इच्छा थोपी नहीं, ना अपने बच्चों को कभी आगे बढ़ने में वो मददगार साबित हुए। लेकिन फिर भी कई ऐसे पल आते हैं, कई हॉट डिस्कशन आते हैं जब ऐसा लगा हो कि नहीं कहीं मैं गलत पार्टी में तो नहीं आ गई। देखिए, ऐसा कभी मौका नहीं आया। और मैं स्पष्ट करूं कि आचार्य जी जो थे वो एक विचारधारा और विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति आसक्त थे। उनके कुछ लक्ष्य निर्धारित थे। हमारी पीठ परंपरा है, और पीठ परंपरा भी इतनी विस्तृत और यूँ कह सकते हैं कि इतनी ख्यातनाम है। आपको ध्यान होगा कि शिवाजी महाराज के गुरु हुआ करते थे, रामदास जी महाराज। उनकी जो नॉर्थ इंडिया में जो पीठ परंपरा है वो हमारे पास है। 14 पीढ़ियों की वंशावली भी हमारे पास है। तो एक ऐसी पीठ के पीठाधीश थे जहाँ उनके पास क्या फुर्सत होगी कि वो इन बातों पर चर्चा करें। हाँ, ये और उनके लिए तुच्छ विषय थी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी पार्टी से थोड़े जुड़े थे वो। हाँ बिल्कुल, वो तो एक मिशन का निर्वहन कर रहे थे, एक लक्ष्य था उनका, एक उनकी आसक्ति थी, एक आस्था थी, और उन्होंने शिद्दत के साथ उसको पूरा भी किया है। तो उनके लिए बिल्कुल गौण बातें थी ये। और घर परिवार की जहाँ तक बात है, हमारे बीच में कभी कोई राजनीतिक चर्चा विमर्श नहीं होता था। हाँ, उनकी एक खासियत थी कि जब मैं प्रवक्ता बनी प्रदेश कांग्रेस की, तो वो जब मुझे टीवी डिबेट्स में देखा करते थे तो मुझे भी कई बार लगता था कि पता नहीं मैं क्या बोल जाऊं, और मुझे सिर्फ उन्हीं का संकोच रहता था हमेशा। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जब एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि तुम में ये गुण कहाँ से आया, मुझे तो पता ही नहीं था तुम मेरी बच्ची हो, तुम्हारी भंगिमाएं नहीं बदलती हैं। तो महाराज जी आपका कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में लोग मुझे ओजस्वी वक्ता कहते हैं, और कहते क्या वो थे भी। उनकी वाणी की बराबरी, उनकी सोच की, उनके बयानों की, उनके इंटरप्रिटेशन की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो तो यही मुझे मिला बस। अगर राजनीति में आप कुछ जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या उनसे संवाद हुआ उनके साथ, तो मुझसे ये कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तुम्हारी भंगिमाएं नहीं बदलती, ना तुम क्रोधित होती हो और ना तुम किसी तरह से अपने एक्सप्रेशंस बदलती हो। तो ऐसा संवाद ज़रूर हुआ है। हाँ, वो ज़रूर ये कहा करते थे कि ये राजनीति का जो क्षेत्र है ना, ये बहुत जटिल भी है और बहुत इतना कॉम्प्लेक्स है कि कई बार मुझे लगता है कि तुम जैसी महिला के लिए नहीं है। ये ज़रूर मुझसे वो कहते थे। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। नहीं, लेकिन जब आपने ये बात कही कि महाराज साहब ये कहते थे कि राजनीति तुम जैसी महिलाओं का के लिए जाने की नहीं है, जगह नहीं है, आज जब 25 साल की राजनीतिक यात्रा को आप पन्ने पलटती है, पार्षद से लेके प्रदेश प्रवक्ता का पद, प्रदेश प्रवक्ता से लेके वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद, समाज कल्याण बोर्ड का पार्टी ने आपको विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका भी दिया, तो क्या उनकी वो जो बात कि राजनीति में पग पग पे बाधाएं हैं, वो भले ही राजनीति में नहीं रहे लेकिन उन्होंने राजनीति के हर स्वरूप को, हर दौर को देखा होगा, तो आज 25 साल में कहीं आपको ये लगता है कि कहीं राजनीति में आके गलती तो नहीं की? जो ये बाधाओं की बात है, जो आज की राजनीति के जिस हम दौर में देख रहे हैं उसकी बात अगर करें तो
देखिए ऐसा तो नहीं लगता कि गलती कर दी है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यदि उस समय ही रास्ता दूसरा चुना होता तो किसी और स्थान पर जो इच्छित था वो मिल जाता। हाँ, राजनीति में जिस पार्टी से मैं जुड़ी उन्होंने दिया भी मुझे बहुत कुछ है, लेकिन चुनाव जहाँ से लड़वाया वो पार्टी की जीतने वाली सीट नहीं थी। और देखिए हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है वो यही सोच के आता है कि किसी न किसी समय उस चुनावी सियासत का हिस्सा बने और उसमें उसको जीत दर्ज करवा सके वो। तो नगर निगम में निश्चित रूप से उसी विधानसभा से जहाँ से चुनाव लड़ती हूँ वहाँ पर कभी पार्षद नहीं हुआ करते, 2 बार जीती और अच्छे वोटों से जीती। नगर निगम में नेतृत्व का मौका भी मिला। लेकिन ये बात भी सही है कि जब 3 चुनाव लड़ने के बाद और एक बीच वाला चुनाव तो लगभग मैं जीती थी, उसके बाद इस चुनाव में जो शिकस्त मिली इसने मुझे थोड़ा सा तोड़ा। थोड़ा सा मैं इसलिए बोलती हूँ कि जब व्यक्ति अपना सब कुछ वहाँ पर जनता की सेवा के लिए समर्पित करता हो और कोई काम में कमी ना छोड़े, लेकिन उसके बाद आपको यदि जीत हासिल नहीं होती तो इंसान जो है अंदर से टूट जाता है। ये ज़रूर मैंने महसूस किया। पर देखिए मैं आपको फिर कह रही हूँ कि इंसान के बीच में दो ही चीज़ें उसको मिल सकती हैं। एक तो चॉइस से मिल जाए तो उसे जल्दी से मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कई बार डेस्टिनी उसको जहाँ ले जाती है उसके साथ उसको समझौता करना पड़ता है। नहीं जी, जहाँ आपने डेस्टिनी की 2-3 बार बातें की हैं, तो डेस्टिनी का मतलब है कि अगर आप एक किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव पार्टी ने दिया, टिकट दिया, आप लड़ी, और 1918 का चुनाव मुझे याद है कि जब आप 1704 वोटों से हारी थी और उस मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 2400 नोटा के वोट पड़े थे, और पार्टी के ही कुछ लोगों ने, शायद ये जो सुनने में आया, मुझे नहीं पता क्योंकि राजनीति में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, कहीं भी सुनी जाती हैं और सुनी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगा कि वो चुनाव आप जीतते जीतते हार गई, तो उसके पीछे क्या ऐसे कारण रहे? क्योंकि उस समय 18 का चुनाव में मालवीय नगर में जिससे पूछो कि नहीं अर्चना शर्मा जीत रही है, अर्चना शर्मा जीत रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए चौंकाने वाले थे, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार या पर्यवेक्षक जिनको मान सकते हैं कि जिनकी नजर रहती है, उनको भी चौंकाया उसने। तो वो उस पर्टिकुलर में 2018 के चुनाव की बात करूंगा कि उसमें ऐसा क्या रहा कि आप जीतते जीतते हार गई? देखिए लोग कई कारणों को एट्रीब्यूट करते हैं और मैंने तो देखा भी है, क्योंकि 25 साल से मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा हूँ, कि लोग दूसरों पर दोषारोपण भी कर देते हैं। अपनी हार जीत के लिए तो खुद को श्रेय देते हैं और हार पर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। देखिए सियासत है ही ऐसा मैदान कि जहाँ पर आपके टांग खींचने वाले बहुत होंगे, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा, और सब जानते भी हैं इसको, समझना क्या है कि मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ती हूँ परंपरागत रूप से कांग्रेस विचारधारा के प्रति किसी प्रकार का कोई वहाँ आकर्षण नहीं है, और चंद वोट वहाँ पर हैं जो कांग्रेस को मिल सकते हैं कांग्रेस के नाम पर। जब मैं 13 का चुनाव लड़ी थी तो जितना 2008 में जो प्रत्याशी लड़े उनके बराबर मुझे भी वोट मिले, और वो चुनाव ऐसा था कि 17-18 दिन में आपको सूचना दी गई कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आई थी। उसके बाद पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी और मैं शिद्दत के साथ उसको निभा भी रही थी। फिर पार्टी ने पुनः निर्णय लिया कि इसी जगह से मुझे चुनाव में उतरना है, और वही 17-18 दिन थे। इससे पहले कोई सूचना नहीं थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। एन मौके पे कहा गया कि आपको वहीं से लड़ना है, और टीम भी मेरी नहीं थी, क्योंकि 13 में भी मैं ऐसे ही चुनाव लड़ी थी, और 13 के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैदान ऐसा है कि जहाँ पर घोड़े दौड़ाने भी चाहिए। और उसके बाद 18 के चुनाव में मैं जब उतरी तो वही टीम थी, वही लोग थे, और हम चुनाव लड़ रहे थे। बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन जो सीट परंपरागत रूप से आपकी नहीं हो वहाँ बराबर भी पहुँचा हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए अब मैं ये कहूँ अपने मुँह से कि मैं तो चुनाव जीती गई थी तो कौन मानेगा, अंततः नतीजे को ही लोग मानते सच्चाई। तो नतीजे में मैं हारी चुनाव, और जब मैं वहाँ 70,000 के करीब वोट ले आई तब पार्टी ने भी एक्नॉलेज किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें हम लोग अमूमन मानते हैं 30 से 35,000 कांग्रेस के वोट मिल सकते हैं 2.25 लाख में से, और 70,000 वोट लाना एक बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद वो चुनाव जीता, चुनाव हारी थी मैं, तो मैंने भी वहाँ पर बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की। सरकार बनी, हमारी सरकार की तरफ से भी सहयोग हुआ और हमने बहुत सारे काम करवाए। तो ये चुनाव जो मैं हारी हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक रहा, और इस सेटबैक को यूँ तो लोग देखिए चुनाव में सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, या तो हार होगी या जीत होगी। लेकिन सारी मेहनत के बाद यदि कोई हार जाता है तो उसे निश्चित रूप से पीड़ा होती है, और
सिर्फ इसलिए हार जाए कि आपकी विचारधारा आपकी पार्टी के सिंबल पर वोट नहीं पड़ सकता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना मैं कहूँ। नहीं, लेकिन जब अगर आप 2 चुनाव वहाँ पे मालवीय नगर में लगातार हारी, बहुत से नेताओं के मन में आता है क्या ये सीट हमारी पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं है, या मैं दूसरी सीट से अगर भाग्य आजमाऊं तो शायद हवा महल जहाँ आपका बचपन बीता, शायद पियर जहाँ आपका रहा, क्या कभी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं मालवीय नगर छोड़ के अगर हवा महल से चुनाव लड़ूं तो शायद मेरे लिए फेवरेबल हो सकता है, पार्टी के लिए मैं सीट निकाल सकती हूँ? देखिए 18 में पार्टी का निर्णय था केंद्रीय स्तर पर कि मुझे दूसरी सीट से लड़वाया जाए। पर देखिए निर्णय जब होते हैं तब बात कुछ होती है, कुछ और निकल जाता है उसका परिणाम। इस बार 18 तक भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी यहाँ से चुनाव लड़ने की, लेकिन 18 के बाद जो मैंने मेहनत की यहाँ, उसके कारण मुझे लगता था कि मैं निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतूंगी, क्योंकि हर घर में मेरी पहचान हो चुकी थी। हर कॉलोनी में लोगों को मैं व्यक्तिशः जानती थी, नाम से बुला सकती थी, और हमने काम भी बहुत किए थे। पर आप इस चीज़ को समझिए कि चुनाव ना बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में और चुनावी प्रक्रिया में परसेप्शन, कोई किसी बात का की अफवाह उड़ जाना, पार्टी के प्रति क्या सोच रही है, सरकार का कैसा काम है, इन सब का आकलन किया जाता है। तो मुझे इस चुनाव को हारने के बाद मेरी समझ से परे था मैं चुनाव क्यों हारी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि विकास ही सब कुछ होता है। पर चुनाव हारने के बाद जब मैं लोगों से मिली तो रिसेप्शन तो वैसे ही था, बहुत आत्मीयता के साथ मुझसे लोग मिल रहे थे, मेरे कामों को गिनवा रहे थे, सदाशयता भी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो साफगोई के साथ भी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी पर, अपने व्यक्तित्व पे जो वोट ला सकता है वो तुम लेकर के आई हो, लेकिन जो बाकी वोट होते हैं वो पार्टी सिंबल पर भी डलते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें पार्टी सिंबल पर वोट नहीं डला, और इसका कारण आप भी जानते हैं कि कुछ पोलराइजेशन हुआ, कुछ सरकार के द्वारा, या यूँ कह सकते हैं कि एक घटनाक्रम घटा जयपुर में, जिसके कारण ध्रुवीकरण बहुत तगड़ा हो गया था, और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। नहीं, लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि आपकी बातों को अगर मैं समझूं, उसका निचोड़ निकालूं कि चुनाव एक जमाने में शायद विकास, सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर लड़े जाते थे, लेकिन अब पिछले 15-20 सालों से जो चुनाव लड़ना सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है, उसमें हथकंडे भी शामिल होते हैं, उसमें पैसे का प्रयोग भी होता है, उसमें साजिशें भी होती हैं, उसमें षड्यंत्र भी होते हैं। और आज की तारीख में जो भी लोग हारते हैं वो विपक्षी पार्टी के मुकाबले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं करते हैं कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव में कांग्रेस हमेशा पूरी तरह से आपके साथ खड़ी रही? देखिए पार्टी संगठन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक कार्यकर्ता होता है, एक नेता होता है। मालवीय नगर की विडंबना है, नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता नहीं। तो जो नेता है या तथाकथित नेता बनना चाहते हैं, अब देखा पूरे राजस्थान ने, पूरे भारत ने ही देख लिया होगा कि विरोध चरम पर था, और विरोध का कारण क्या था मुझे समझ नहीं आया। 5 साल मैंने मेहनत की और 2 महीने में विरोध शुरू हो गया, दावेदार बहुत सारे पैदा हो गए और एक वातावरण निर्मित किया गया। तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके परंपरागत वोट ही नहीं है, जहाँ आपने जो भी कुछ करना है, अर्जित करना है, या जो कुछ भी करना है, जिसे स्नैच भी करना है वोट, तो आपको दूसरी पार्टी का ही लेना है। उस समय यदि माहौल को कोई खराब करने लगता है तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और वो हुआ। वैसे तो हर नेता के साथ होता है, क्योंकि उसके विरोधी बहुत होते हैं, आगे बढ़ने वाले की टांग तो खींची ही जाती है ना, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही खिंचाई हो रही थी। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस समय 2023 के टिकट का वितरण चल रहा था, उस समय मैं भी अपने संस्थान के लिए कवरेज के हिसाब से दिल्ली गया हुआ था और कांग्रेस मुख्यालय गया था मैं। तो कांग्रेस मुख्यालय में अगर राजस्थान के 300 कार्यकर्ता थे तो उसमें 200 कार्यकर्ता मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के थे, और कम से कम 10 टिकट के दावेदार थे जो वहाँ कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता राव जी थी, उनसे मिले। और मैंने बहुत गौर से सुना, चूंकि मैं राजस्थान से था, मालवीय नगर जयपुर का रहने वाला हूँ। 8-10 लोगों ने अमृता राव से एक सवाल किया कि मैडम, अर्चना जी के अलावा आप हम में से किसी को भी सीट टिकट दे दो, हम जीत की गारंटी लेते हैं। अमृता राव जी ने कहा कि मैं 10 मिनट बाद फिर आऊंगी, 10 मिनट में आप लोग सब ये तय कर लो कि आप 10 में से कौन को आप तय करना चाहते हो, मैं उसके लिए भरसक प्रयास करूंगी। और जब 10 मिनट बाद वो आई तो वो सब लोग गायब थे, क्योंकि शायद उनमें से
अर्चना शर्मा को तो सब रोकना चाहते थे, लेकिन उनके मन में थी कि अर्चना शर्मा रुके तो मुझे मिले। तो ये जो टिकटों की जो दावेदारी होती है हर संगठन में होती है, और टिकटों की दावेदारी को मैं गलत नहीं समझता। जो आदमी पार्टी में काम करता है उसको लगता है कि अगर मैंने 10 साल पार्टी की सेवा की तो मैं अगर विधानसभा का टिकट मांगूंगा तो मुझे कम से कम पार्षद का टिकट तो मिलेगा। लेकिन ये जो 10 लोग या 15 लोगों की दावेदारी हो जाती है, क्या ये दावेदारी स्वतः होती है या कुछ नेता लोग कार्यकर्ताओं की पीठ पे हाथ रख देते हैं? क्योंकि पता है कि विधानसभा क्षेत्र में हम एक को टिकट देंगे, लेकिन 5 नेताओं ने 5 नेताओं की थप्पी दे दी, नहीं वहां से तैयारी करो। नेता ये नहीं कहते कि पार्टी के लिए काम करो, नेता कहते हैं नहीं अब इस बार तुमको टिकट देंगे। तो क्या ये, मैं ये कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी सब पे लागू है। जो टिकटार्थियों की भीड़ है, ये जो दर हर साल बढ़ती जा रही है, क्या इसके पीछे सिर्फ कार्यकर्ता दोषी है या कहीं ना कहीं हर पार्टी का नेतृत्व भी इसमें कुछ दोषी आप मानती हैं इसको? देखिए, आपके प्रश्न में आपने उत्तर भी दे दिया और उसको मैं विस्तार क्या करूँ। आपने कहा ना कि इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। देखिए, चुनाव में या राजनीति में जो भी हिस्सा लेता है उसके मन में होता है कि वो चुनावी प्रतिभागिता का हिस्सा बने। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहते हैं ना एनिमल किंगडम में इंसान सबसे समझदार है, वो विवेकशीलता कहाँ चली जाती है। हर व्यक्ति को आत्मा अवलोकन करना चाहिए, अपना आकलन करना चाहिए कि मैं टिकट के पात्र भी हूँ या नहीं हूँ। और फिर आपने कहा 10-15, मुझे तो ऐसे लगा 35 लोग थे। वो 35 होंगे, मैं 35 बता रहा हूँ कि 5-7 चेहरों को मैं जानता था। हो गए थे 38 थे 18 में। अब उन 35 में से मालवीय नगर के में रहने वाले तो 2-4-5 ही थे, उसमें से कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं। और वो सीनियर सिटीजन, मैं कहती हूँ ना, जो उम्र दराज होता है व्यक्ति, तो उसमें ज़्यादा विवेक आ जाता है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, थोड़ा संयमशील आना चाहिए। हाँ, और थोड़ा संयमशील भी होता है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ थोड़ी कमी दिखाई दी उनकी। और देखिए, राजनीति में एक बात हर व्यक्ति को समझ आ जानी चाहिए कि आप अपनी पैरवी कर सकते हो, लेकिन किसी की बुराई करके अच्छाई हासिल नहीं कर सकते। तो शायद उन्होंने वो सबसे बड़ा जो गलती की वो शायद यही थी। और लाइव टेलीकास्ट भी हुआ उसका, मैं भी देख रही थी। तो सियासत में आपको अगर यह आकलन ही नहीं है कि आप दावेदार हो या नहीं हो और आप भीड़ का हिस्सा बने हो, तो मैं समझती हूँ प्रायोजित कार्यक्रम था। और प्रायोजित कार्यक्रम का जो हिस्सा है वो सीरियस कंटेंडर हो ही नहीं सकता। पार्टी इस चीज़ को समझती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो ये परिस्थिति सबके सामने उत्पन्न हुई थी। हम देखो राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, और देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। बहुत सालों से ये कोशिश चल रही है कि देश में 1/3 महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में नगर निगम की तरह आरक्षण दिया जाए। पिछली विधानसभा जो राजस्थान की 2023 के चुनाव हुए, उसमें 200 में से 21 महिलाएं आई, 10%। 543 की लोकसभा में 74 महिला सांसद आई, 14%। आज भी जब हम देखते हैं कि देश में 14 प्रधानमंत्री हो गए, उनमें सिर्फ इंदिरा गांधी का नाम छोड़ दो तो 13 बाकी पुरुष प्रधानमंत्री थे। राजस्थान की हम चर्चा करें तो 14वें मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। एक वसुंधरा राजे को छोड़ दो तो आप 13 मुख्यमंत्री पुरुष थे। तो राजनीति में हम महिला सशक्तिकरण की बातें तो सभी दल करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो महिलाओं के मामले में राजनीतिक दल थोड़े कंजूस क्यों हो जाते हैं? देखिए, अब मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं बात करूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल, ये सवाल पॉलिटिशियन का नहीं है, ये राजनीति में महिलाओं के जो भूमिका है उस पर सवाल है। देखिए, मैंने एक वुमेन इन पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन के हामस्टर्ड में, उसमें मैं भी प्रतिभागी थी और मेरा पेपर भी था उस पर। तो और वो एक तरह की वर्कशॉप भी थी। तो आपको ध्यान होगा कि नॉर्डिक स्टेट्स जो हैं यूरोप के, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण को अंजाम देने का तरीका दूसरा, रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पर महिलाएं कैसे राजनीति में उसका रास्ता सुगम किया जाता है। अब हमारी जैसी स्थितियाँ तो है नहीं कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं कि महिला अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स में चली भी जाती है, समाज सेवा में, तो उसको आर्थिक रूप से सशक्त होना ज़रूरी नहीं यदि परिवार सक्षम हो तो। लेकिन विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है। तो वहाँ पर जो महिलाएं राजनीति में आने की इच्छुक होती हैं उनको स्टाइपेंड देती है पार्टी, और उनके लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है। यंग वुमेन है, बच्चे हैं, तो क्रैचेस उनके लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा उनके लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी वहाँ पर दी जाती हैं, और कोशिश ये की जाती है कि वो डिस्करेज ना हो, इसलिए उनको उन क्षेत्रों में उतारा जाए जहाँ वो थोड़ा आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। हमारे देश में वैसे तो देखा जाए तो अमेरिका में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ भी नहीं हुआ ऐसा। और यूके में भी आ जाएं तो बहुत, मतलब किसी भी देश में जाएंगे तो 14% से अबव रिप्रेजेंटेशन नहीं है महिलाओं का। और आपको ध्यान है ना, वो कहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, नॉर्वे की थी, कहाँ की थी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया,
मुझे बिल्कुल ध्यान मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो वो बोली कि मैं पूरे टैंक फुल ऑफ एनर्जी आई थी, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि आई एम सैप्ड इसलिए कि मैं कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रही हूँ परिवार और अपने क्षेत्र के साथ। तो महिलाओं के साथ ये दुविधा तो रही है। अब स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी आप देखें तो महिलाओं ने पुरुषों के बराबर भूमिका निभाई थी। उस दौर में तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का बहुत बड़ा वर्चस्व था। तो वहाँ लड़ाई सिर्फ इससे नहीं लड़नी थी कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी, उनको वहाँ भी लड़नी थी उस परिवेश से, अपने परिवेश से भी जहाँ उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। और आप देखिए कि कभी वो शील्ड के रूप में इस्तेमाल की गई, कभी वो एजुकेटर के रूप में इस्तेमाल की गई। कई महिलाओं ने, मैंने पढ़ा इतिहास में, साइनाइड तक खाया कि उनको पकड़ लिया गया था। ऐसी अवस्था में आज तक फुटनोट्स में ही उनकी वर्णन मिलता है, कोई उनको मेन स्ट्रीमिंग उनकी नहीं हुई है। तो ये समाज की जो सोच है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी की, आज तक अक्षरशः लागू होती है। वो किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, राजनीति में नहीं, सब क्षेत्रों में है। और राजनीति इसलिए सबसे ज़्यादा दुविधा का क्षेत्र है क्योंकि देखिए, आपको यदि सिविल सर्वेंट बनना है, परीक्षा दे लीजिए, मार्क्स आ गए, इंटरव्यू पास कर लिया, आप बन जाएंगे। आपको एक बार में करना है ये सारा काम, और उसके लिए आप 2 साल 3 साल की मेहनत कर लीजिए। राजनीति में आपकी कॉपी कौन जांच रहे हैं? लाखों लोग, मतदाता लाखों लोग, और रोज जांच रहे हैं। और चुनाव में जांचने के समय कुछ मतदाता बिल्कुल सभी समझदार होते हैं, वो हर आदमी अपनी समझ से वोट दे रहा है। तो कुछ समझदार किसी के समझाइश से हो जाते हैं, कुछ समझदार स्वयं होते हैं, कुछ ज़्यादा विवेकशील होते हैं। तो किसी पर प्रश्न चिन्ह तो लगाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कठिन ये क्षेत्र है, क्योंकि आपको नंबर देने वाला एक आदमी नहीं है, आपको नंबर दे रहे हैं लाखों। मतलब तो उस स्थिति में जो एग्जामिनर है, एक नहीं है ना, लाखों हैं। तो आपको बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो आपने सही कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज, अभी जैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण किया जाएगा और उसको कंडीजेंट कर दिया उसके साथ, सेंसस के साथ, तो मैं समझती हूँ अगर ये भी हो जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और महिलाओं के आने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आज आपको बताऊँ, महिलाएं जब आती हैं राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ के वातावरण की शुद्धि होती है। शुद्धि से तात्पर्य है कि वहाँ वातावरण डिसिप्लिन्ड हो जाता है, संयमित हो जाता है, भाषा जो होती है उस पर नियंत्रण आ जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं की राजनीति में आने से ये होती है कि जब डिबेट होना है किसी मुद्दे पर, तो डिबेट वास्तविक मुद्दे पर होगा। आज देखिए ना, कहाँ डिबेट्स होते हैं। पार्लियामेंट में जो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो तो होती ही नहीं है। आज दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो रही है, कोई मतलब नहीं। मुंबई डूब रही है, कोई मतलब नहीं। उत्तरकाशी की स्थिति खराब हो रही है। मेरा अगला सवाल यही था। हाँ। कि आपने जो डिबेट की बात की कि डिबेट का स्तर गिर रहा है, आप प्रवक्ता रही हैं, कांग्रेस प्रदेश की प्रवक्ता रही हैं, नेशनल लेवल पे भी आपने बहुत जो भी दायित्व दिया उसको बखूबी समझाया। लेकिन आज के हम प्रवक्ताओं की अगर बात करें किसी भी पार्टी में, ये बीजेपी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट या टीडीपी की बात नहीं कर रहा, जो प्रवक्ता आज राजनीतिक दलों के आ रहे हैं, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे नेशनल लेवल पे, टीवी पे जो डिबेट होती है, उस डिबेट में डिबेट का तो मुद्दा गायब रहता है। और जो जिसको कहते हैं कि हम विचारधारा और सिद्धांत के प्रति जो तर्क वितर्क है, उसकी जगह हमने व्यक्तिगत दुश्मनी ले ली है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो जो राजनीति को हम कहते हैं कि राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को लगता है कि यही राजनीति है, डिबेट का जो स्तर है। अच्छे अच्छे प्रवक्ता बहस की तैयारी करके नहीं आते हैं, किन मुद्दों पर बोलना है और किन मुद्दों पर नहीं बोलना। तो क्या इसमें जो प्रवक्ता हैं, इनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? क्योंकि आप इस लंबे समय इस पद पे रही और बखूबी आपने उस अपने दायित्व को निभाया है। तो राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए और प्रवक्ताओं को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें खाली प्रवक्ताओं के लिए नहीं हो सकता डायरेक्शन, क्योंकि वो तो एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने आते हैं और मुझे नहीं लगता तैयारी से नहीं आते, वो आते ही होंगे। पर जब मुद्दा ही नहीं रहता, जिस मुद्दे पर बुलाया जा रहा है वो मुद्दा ही नहीं रहेगा, तो क्या चर्चा होगी? देखिए, इसका कारण है कि पॉलिटिक्स परफॉर्मेटिव हो गई है। अब आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उतनी आपकी अपील बढ़ जाएगी। और ज़माना कुछ ऐसा हो गया, बहुत तेज़ी से हुआ है। इसलिए हुआ कि ये जो इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन हुआ और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो एक तरह से हर दिन प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी हो रही है, वो हम पर हावी हो गई। आप खुद देखिए ना कि जहाँ हम लोग सीरियल्स देखा करते हैं, माइक्रो ड्रामा पे आ गए। आज कोई साथ बैठ कर टीवी देख रहा है क्या? सबके हाथ में मोबाइल है, देख नहीं सकते, साथ बैठ के देख नहीं सकते। तो डिबेट्स का स्तर जिस तरह का हो गया ना, उसमें सिर्फ प्रवक्ता का दोष नहीं है। उस डिबेट को संचालन करने वाले, जैसे आप और हम संवाद कर रहे हैं, ये शुचितापूर्ण संवाद हो रहा है, लेकिन वहाँ पर परफॉर्मेंस हो जाती है।
और परफॉर्मेंस भी ऐसी हो जाती है कि वो कटुता पर उतर जाते हैं और ऐसा लगता है कि दो दुश्मन बैठे हुए हैं। मैंने तो कई बार देखा कि कुछ चैनल्स में ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है जो हायर्ड भी होते हैं। तो जो अटेंशन स्पैन है उसकी कमी आ गई, लोगों की विवेचना करने की शक्ति कम हो रही है, एकदम क्षीण होता जा रहा है हमारे सोच का स्तर। तो ऐसी अवस्था में ऐसी चीज़ें चलेगी जहाँ चिल्लाना है, एक दूसरे पर छीटाकशी करनी है, अभद्र भाषा का उपयोग करना है, तो वो टीआरपी रेटिंग्स के हिसाब से हो गया। पहले के जो लोग थे वो 8 बजे टीवी ऑन करते थे। मैं भी रही हूँ उस दौर की प्रवक्ता। 2013 से लेकर के और 18 तक मैं सक्रिय भूमिका में रही इसमें। मैंने खुद ने ही चेंजेस देखे हैं कि हम उस समय जब डिबेट में जाते थे तो बहुत ही संजीदा नेता आया करते थे हमारे साथ। धीरे 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 इतने चैनल्स हो गए, समय प्रतिस्पर्धा हो गई, टीआरपी रेटिंग्स का मुद्दा हो गया, तो प्रवक्ताओं की संख्या भी बढ़ गई और प्रेशर भी बढ़ गया कि इतने बजे यहाँ पहुँचना है, ये पहुँचना है। तो वो जब आप किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो फिर क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ टीआरपी को बढ़ाना है तो जो मुद्दे अपने आप गौड़ होंगे। जिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं वो मुद्दे नहीं रहते। वही बात आपने लोकसभा या राज्यसभा की, हम विधानसभाओं पे भी लागू देखते हैं। एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू का दौर था, पहली प्रथम संसद थी, तो 135 दिन, 365 में 135 दिन संसद चलती थी। आज स्थिति 55 दिन पे आ गई है। और वो जो दौर जब मैं कॉलेज लाइफ में था या राजनीति में थोड़ी बहुत पत्रकारिता में रुचि हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, मधु लिमये, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज ऐसे थे कि अगर उनको सुनना शुरू करते थे तो न खाने की सुध रहती थी, न पीने की सुध रहती थी। आज संसद का भी स्थिति ये हो गई है कि कई बार नहीं, अनेक बार कोरम पूरा करने के लिए 10% कोरम पूरा करने के लिए घंटी बजाई जाती है। तो क्या लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद सिर्फ जाके हाजिरी लगाना, सेंट्रल हॉल में बैठने के लिए जाते हैं? ये हम देश में अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं और कई मायनों में हम हैं भी, लेकिन क्या ये हमारे को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने का सर्टिफिकेट देता है? संसद की जो गरिमा कम हो रही है, इसमें मैं किसी एक राजनीतिक दल को दोष नहीं दूंगा। ये संसद में जो हम सांसद या विधायक जा रहे हैं, उनका उद्देश्य शायद सांसद या विधायक बनना ज्यादा रह गया है और देश की और राज्य की समस्याओं पे चर्चा करके उसका हल निकालना उद्देश्य कम हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है, कई सांसद, कई विधायक ऐसे भी हैं जो विचार भी करते हैं, संवाद करने में भी सक्षम है और अपनी डिबेट्स में भी अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिनेरियो बन जाए शाउट आउट का, तो कोई भी संजीदा व्यक्ति अपनी एनर्जी को वहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुना नहीं जा रहा है, वो सुना नहीं जा रहा। अब आप देखिए ना, आजकल क्या हो रहा है, छोटे छोटे रील्स चलते हैं, क्या समझ आता है उसमें? जब तक आप बात को पूरी तरह से समझेंगे ही नहीं, तो आप उसका इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में ये सिर्फ भारत में ही नहीं, सब जगह हो गया और इसके लिए कुछ हद तक टेक्नोलॉजी भी दोषी है। और टेक्नोलॉजी को मैं बार बार दोष इसलिए देती हूँ कि अगर आप पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, मान लीजिए, तो आपने देखा होगा कि जिस भी व्यक्ति ने वहाँ पर अपना डिबेट दिया है, अगर अच्छे से उसे सुना जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो अधिकांश समय तो आपको लग रहा है वो सही बोल रहा है, तो दूसरी तरफ से उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये परिस्थितियाँ इससे निर्मित हो गई कि कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व किस प्रकार से कर पाते हैं। पहले आपको ध्यान है कि जो जिस समय की आप जिस दौर की बात करें, हालांकि मैं भी उस दौर की नहीं हूँ, लेकिन पढ़ते हैं हम इतिहास में कि हर जो रिप्रेजेंटेटिव होता था, चाहे किसी भी हाउस का हो, उसकी जनता ये उम्मीद करती थी कि वो अपने मुद्दों पर वहाँ पर विमर्श करे, वहाँ पर अपनी बात को उठाए। आज कितने लोग पूछते हैं कि आपने हमारे मुद्दे को उठाया कि नहीं उठाया? तो ये भी एक कमी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं कि ये सब अब एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कमी कुछ स्तर पर वहाँ भी आई है और कमी कुछ स्तर पर ये भी है कि जनता भी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित नहीं करना चाह रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को अब समझ में आ गया है कि चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों से ज़्यादा तात्कालिक वातावरण निर्भर करता है और चुनाव लड़ने के लिए मसल पावर, मैन पावर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। आपको ध्यान है जब देश आज़ाद हुआ था, आप मेरे से भी ज़्यादा इन चीज़ों में गंभीर हैं और आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ा है। उस समय क्यों कहा था कि अदल फ्रेंचाइज सबको दे देंगे? इसलिए कहा था कि उस समय अशिक्षित भारत के लोगों पर भी हमारे जो नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा था, उन्होंने उन पर विश्वास किया था, भरोसा किया, और इस भरोसे पर वो जनता भी खरी उतरी और नेता भी खरे उतरे। लेकिन शहने जिस तरह की, अब मैं वैसा शब्द तो क्या इस्तेमाल करूं, मैं खुद सियासत का हिस्सा रही हूँ,
लेकिन शहने शहने जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसमें लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है। और जब लोकतंत्र खोखला होता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, और फिर जनता भी नहीं समझ पाती कि उसने क्या निर्णय ले लिया। तो ये परिस्थितियां बहुत ही जटिल हैं। नहीं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है तो तय है। आज की राजनीति को हम देख के कह सकते हैं कि नेता जीत रहे हैं, जनता हार रही है। और ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो नेता संसद में गंभीर नहीं है, ना भाषण देते हैं, लेकिन चुनाव के समय उनको मैनिपुलेशन आता है, चुनाव जीतने के हथकंडे आते हैं। और राजनीतिक टकराव जो बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि हर राजनीतिक दल का उद्देश्य एकमात्र सत्ता हासिल करना है। वो सत्ता कैसे भी येन केन प्रकारेण जोड़ तोड़ करके हासिल की जाए, चाहे जातिवाद पे की जाए। राजनीति में भी आपने देखा होगा, 25 साल से आप रही हैं वह, कई उसका समितियों का आप हिस्सा रही होंगी, कि जब चुनाव का मौका आता है तो फिर जातिवाद देखा जाता है। ये कितना पैसा खर्च कर सकता है, इसके पास कितनी टीम है। कोई कार्यकर्ता जिसने 10 साल 15 साल संघर्ष किया है, बहुत से लोगों को टिकट इसलिए नहीं मिल पाता है कि उनके पास साधन नहीं है। या आपने जैसा 1918 का उदाहरण दिया, 1923 का उदाहरण 2023 का उदाहरण दिया, 2018 का उदाहरण दिया कि चुनाव में आप जीतते जीतते हार गई। मतलब लोगों मतदाताओं का रुझान आपकी तरफ था, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी बनी, वो मैनिपुलेशन हो, साजिश हो, षड्यंत्र हो। जब ये चीजें इतनी हावी होती जा रही हैं और नजर आने लगी हैं, आज से 30 साल पहले मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं थे, लोगों को पता नहीं चलता था। आज जब ये पता चल रहा है और एक तरफ हम वोटिंग बढ़ाने की बात करते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि 100% पोलिंग होनी चाहिए, तो ऐसे में बहुत से मतदाता हैं कि यार यही राजनीति है तो हमको वोट देने कर क्या करना है, इसको जिताओ या इसको जिताओ। दोनों पार्टियां एक सा व्यवहार संसद में कर रही हैं। देखिए, यही तो चीज़ है ना कि जब जो मतदाता है उसके मन में अगर अरुचि पैदा हो जाती है, दुष्परिणाम तो होता ही है ना, बोगस वोटिंग फिर हो जाती है। अब किसी पर दोषारोपण तो नहीं किया जा सकता कौन क्या कर रहा है, क्योंकि जब तक आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सको तब तक किसी चीज़ पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं तो इतना समझती हूँ कि जब तक जनता ये नहीं समझेगी कि हम चयन जो कर रहे हैं, हम एक इंसान का चयन कर रहे हैं। ठीक है, आप विचारधारा से जुड़ा हो सकता है व्यक्ति, सिंबल उसका हो सकता है, लेकिन यदि आप सिंबल को वोट दे रहे हो, आप व्यक्ति नहीं देख रहे हो, तो फिर इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। क्योंकि काम जो होता है ना, आप किस लिए चुनाव लड़वा रहे हो, जिता रहे हो, अच्छे प्रतिनिधि चुनने के लिए, आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपकी बात उठा सके, आपके मुद्दों का समाधान कर सके, आपके जो वर्षों से विकास नहीं है उसको कर सके। अगर इन मुद्दों पर वोट नहीं पड़ रहा है और आपने कहा जाति धर्म के आधार पर वोट डाला जा रहा है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि मैनिपुलेशन हो रहा है किसी भी तरीके से, और वो भी 2-4 दिन में ही हो जाता है, तो फिर ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात है। और ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लिए, जनता का नहीं होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए। तो आपने कहा कि जनता हार रही है, जनता नहीं हार रही है। अगर जनता जागरूक हो तो जनता हार नहीं सकती। लेकिन समस्या यह है ना, मैंने आपसे कहा ना कि हर व्यक्ति विवेकशील है, क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही श्रेष्ठ है, और उस सोच के आधार पर अगर वोट करने जा रहा है तो भाई उसके विवेक पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता। नहीं, वो प्रश्न चिन्ह तो डेमोक्रेसी में मतदाता सबसे बड़ा राजा होता है। पर जो आपने बात कही उसका मतलब ये है कि कई बार व्यक्ति को लगता है कि कैंडिडेट तो अच्छा है लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है कि कैंडिडेट तो उसको अच्छा लग रहा है लेकिन पार्टी, वो दूसरी पार्टी को वोट देना चाहता है। तो ये क्या जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो चुनाव चिन्ह पे, जैसे सरपंच का चुनाव होता है वो बिना सिंबल पे होता है, उसमें एक ही पार्टी के 2-2 लोग खड़े हो जाते हैं, भाई जिसको लोग ज्यादा चुनेंगे। इसमें है कि आपके जो आला कमान पार्टियों के होते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां, जैसे आपने उदाहरण दिया कि अगर मालवीय नगर छोड़ के आप हवा महल से लड़ी होती तो शायद आज की स्थिति में एमएलए होती। कई बार लगता है हमको कि भाई ये जो परिस्थिति है, और वहां कांग्रेस फिर सीट नहीं निकाल पाई, और आप होती तो क्या सीट निकलती। ये एक सीट का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का जो हमारा भौगोलिक चित्र है उसमें ये परिस्थितियां हर राज्य में कमोबेश कम और ज्यादा है। तो इसके सुधार में क्या ऐसी चीज हो सकती है कि जो राजनीतिक दल करें तो वो राजनीति के स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छा रहे। देखिए, हर अब पार्टी है, उसकी विचारधारा है, और विचारधारा से ज़्यादा उसके प्रोग्राम्स होते हैं, उसका मैनिफेस्टो होता है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मैनिफेस्टो कोई देखता ही नहीं है। और आजकल जो रिजिडिटी आई है ना, वो आइडियोलॉजी पर आ गई है, और ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर हो गया है। अब ऐसे में हम लोग अगर फौरी तौर पर भी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अमुक अमुक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये उस विचारधारा के प्रति समर्पित, हाँ, लगातार सालों से जीतते आ रहे हैं वहाँ। तो आपको पता चल जाता है। तो ऐसी अवस्था में मैं नहीं कह रही कि मैं यहाँ से लड़ती या वहाँ से लड़ती,
लेकिन ये तो निश्चित है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिकांश मतदाता किसी विचारधारा से बंधे वो आपको कैसे जिता सकते हैं। तो यह सिंबल तो होना ज़रूरी है, क्योंकि इस सिंबल की जो परंपरा, ये भी इतिहास में जाएंगे तो इसीलिए निश्चित किया गया था क्योंकि उस समय जब नए नए आज़ाद हुए थे, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उस समय ये निर्णय लिया गया। जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा, जब उनसे बात की गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कैसे चुनाव करवाए जाए, तो कि साहब अधिकांश आबादी अभी ज़्यादा शिक्षित नहीं है और हम अडल्ट फ्रेंचाइज कर रहे हैं, यानी महिलाएं भी सब प्रतिभागी होंगी जो घर से भी नहीं निकली हैं। तो ऐसी अवस्था में सिंबल ही सबसे बड़ा आधार होगा कि वो पहचान करके वोट कर सकें। उनको ये भी नहीं पता था ना उस समय कि कौन चुनाव लड़ रहा है। ऐसी अवस्था में सिंबल का महत्व तो है, पर अब वो उस समय के सिंबल और आज के सिंबल में अंतर हो गया। उस समय तो जनता को जागरूक करने या उनको बताने का नजरिया था। इस समय ये हो गया कि लोग उसको अपने इंक्लिनेशन इस तरह से कर लिया कि कैंडिडेट को अब नहीं देख रहे, जबकि कैंडिडेट को वो जानते हैं। ऑपोजिट हो गया इस समय। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है। और देखिए इसमें कोई दौराय नहीं है कि चुनाव जो लड़ा जाता है ना, अब मैं उस समय आपको बताना भी भूल गई कि जब हाम्स्टेड में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने खुद ने एक प्रश्न किया। उस समय नगर निगम में उपनेता थी विपक्ष में और हमारे यहाँ का भी एक डेलीगेशन बढ़ा गया था। तो मैंने एक प्रश्न किया वहाँ पर एक पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान कि आप लोगों ने जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया उसका क्या कारण। उन्होंने कहा कि हमने वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज छाटी कि जहाँ पर महिला को हम उतारते हैं तो क्या वो वहाँ पर जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में है। तो वहाँ पर ये ऐसे पैरामीटर्स सेट किए गए कि इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे डेजिग्नेटेड सीट्स डिसाइड करने पड़ेंगे जहाँ ये जीत सकती है ताकि इनकी रुचि बढ़ सके। अब टोकनिज्म नहीं रहा वहाँ पे। हमारे देश में विडम्बना ये है कि जब महिला को लाने की बात होती है तो थोड़ा टोकनिज्म भी होता है कि अच्छा चुनाव लड़वाना है तो यहाँ से लड़वा दो। पर हमें इसमें कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं फेमिनिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप किसी क्षेत्र में अगर आप सक्रिय हैं तो फिर आप विभेद नहीं होना चाहिए पुरुष या महिला का। फिर आप काम करिए, काम के आधार पर आपको आपका हिस्सा या आपको मौका मिल सकता है। तो मैंने तो राजनीति में अपने काम के आधार पर अपने स्थान को हासिल किया। देखिए राजस्थान की बात करें तो 1993 के बाद ऐसा मौका नहीं आया कि जब एक सरकार रिपीट हुई हो। मतलब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, 30 साल से चल रहा है। लेकिन देश की अगर राजनीति पे हम नज़र डालें तो पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस की हार के कई कारण हो सकते हैं जिसकी विवेचना पार्टी के विशेषज्ञ करते हैं। आपकी नज़र में ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस लगातार 3 चुनाव में जो हार रही है। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैंने कहा राजस्थान में है, लेकिन बहुत से बड़े बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 35 साल से सत्ता से बाहर है, बिहार में 30 साल से सत्ता से बाहर है, गुजरात में 30 साल हो गए, बंगाल में 35 साल हो गए, कर्नाटक तमिलनाडु में 67 साल से बाहर है। बड़े बड़े राज्य जहां 25 से 30 से ज़्यादा सीटें आती हैं वहां कांग्रेस कहीं चौथे नंबर पे है, कहीं 5वें नंबर पे है। तो कांग्रेस भविष्य में मजबूत हो इसके लिए क्या ऐसी आपके हिसाब से आपका व्यक्तिगत आकलन क्या है? निश्चित रूप से आप पार्टी फोरम पे इसके सुझाव देती होंगी कि जो मेरा फिर कह रहा हूँ राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, ऐसे 5 बड़े राज्य हैं जहां कांग्रेस 30-30 साल से सत्ता से बाहर है। और कांग्रेस का फिर से पुनर्जीवित तब तक होना मुश्किल है जब तक इन बड़े राज्यों में उसकी जड़ें फिर से हरी नहीं हो। तो उसके लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो समझती हूँ इस बारे में अधिकृत ही नहीं हूँ बोलने के लिए। आपके व्यक्तिगत के दूसरा, काल परिस्थिति के अनुसार यदि आप नहीं ढल पाते हैं तो उसके रेपरकशंस तो आते ही। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। और ये राजनीति में जो टकराव आज अभी हमारी 1-2 सवालों में उसमें निकल के आया कि राजनीतिक टकराव को हमने विचारधारा के विरोधी को अब व्यक्तिगत दुश्मन मान लिया है। ये राजनीति हमको किस दिशा में ले जा रही है और क्या हमको इसको रोकने में अभी सक्षम हो सकते हैं या रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए राजनीतिक दलों के पास? देखिए अब सिर्फ हम राजनीतिक दलों की बात करें ना कि उनमें आपस में जो विरोधी पार्टियां उनमें इस तरह की परिस्थिति, ये तो पार्टियों के भीतर भी हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा राजनीति में कंपटीशन बढ़ रहा है उसी परिणति ये हो रही है कि अंदर हो चाहे बाहर हो दोनों तरफ परिस्थितियाँ एक सी हैं। और ऐसा लगता है कि जो भी कोई सक्षम है या आगे बढ़ सकता है उसे कैसे धकेला जाए उसकी प्रक्रिया चरम पर चल रही है। और जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ना तो ये देश के लिए उचित नहीं। देश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विरोधी पार्टी है और देश में आज की तारीख में हम माने चुनाव चिन्ह किसको मान्यता देता है अलग सवाल है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनका पूरे देश में वजूद मौजूद है।
आज की तारीख में अगर आप कांग्रेस की हैं चूंकि, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके विरोधी पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनमें 10 कमियां होंगी, लेकिन आपको उनकी एक क्या अच्छी चीज लगती है? ये कोई सवाल ऐसा उसमें डालने का नहीं है कि क्या अच्छी चीज लगती है उन्हें। एज ए पर्सन तो आप किसी को भी अप्रिशिएट कर हाँ सकते हो, बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ तो एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है ना कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे आश्रम भी आए हैं। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, और उस चीज को तो आपने 25 साल में धो दिया कि भाई उनकी बहू है, उनके परिवार से आती है, उस विचारधारा को वो उसने आपने तब तमाम चीजों को दरकिनार कर। धोने का तो सवाल ही नहीं होता कि क्या किस चीज को। और नरेंद्र मोदी जी, मैं गुजरात में चुनाव में मैं भी 10-10 दिन रहा हूँ, और आचार्य धर्मेंद्र जी जब जाते थे तो नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड नंबर पे भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ती थी। मैंने खुद सुनी है वहां पे गुजरात के अंदर कई बार। तो क्या उनमें एक ऐसी खूबी लगती है आपको कि जो विचारधारा, और इसकी बात हम छोड़ देते हैं, कि क्या ऐसी चीज खूबी लगती है कि जो बाकी राजनेताओं में होनी चाहिए? देखिए, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ, और आपको ध्यान होगा कि जब आचार्य जी ब्रह्मलीन हुए तो वो अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे पति जो आज पीठाधीश है सोमेंद्र जी महाराज, उनको दे करके गए, और उस समय योगी जी ने आके उनका पीठाभिषेक किया। तो मैं स्पष्ट इसलिए कर रही हूँ कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में इसलिए कह सकती हूँ कि मैं जानती हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने सुना है या एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको देखा है। मैं एक चीज कह सकती हूँ उनके लिए कि जो आचार्य जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, वही श्रद्धा वो शायद हर उस व्यक्ति के प्रति रखना चाहते हैं जो देश में धर्म के प्रति आसक्त है। तो मैं खुद एक स्पिरिचुअल महिला हूँ, और मैंने ये मेरे पिता से सीखा है कि आप कहीं भी चले जाइए, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाइए, और कुछ भी हासिल कर लीजिए अपने आधार पर या किसी के द्वारा उपलब्ध करवाने पर, लेकिन अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। और बस मैं इतना जानती हूँ कि आप कितने भी बड़े राजनेता बन जाओ, आप किसी भी पद पर पहुंच जाओ, लेकिन अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जो मैंने उनमें देखी। कहते कि राजनीति में जो 24 घंटे हैं वो राजनेता के लिए कम पड़ते हैं, इतनी व्यस्तताएं रहती हैं, मीटिंग है, कार्यकर्ताओं को करना, लेकिन इन 24 घंटे के अंदर क्या आपको परिवार को उतना समय दे पाती हैं जो शायद राजनीति में नहीं होती तो दे पाती? क्या वो घर के आप काम कर पाती हैं कि जो एक सामान्य गृहिणी कर पाती है? और नहीं अगर कर पाती हैं तो क्या कभी उसके बारे में कुछ ऐसा लगता है कि काश मैं भी कभी खाना बनाती, मैं भी कभी अड़ोस पड़ोस में महिला संगीत हो रहा है और महिलाओं की तरह जाती, कार्यकर्ताओं की भीड़ इससे अलग होके? देखिए, टाइम कंस्ट्रेंट तो हो ही जाता है, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपका जीवन सार्वजनिक हो जाता है पूरी तरीके से। इन ऐसा नहीं है कोई आपसे कहता हो कि साहब मैं परिवार में खाना नहीं बनाती या बनाता नहीं, मेरा सवाल मैं नहीं कह रहा बनाती, लेकिन बहुत सी चीजें छूट जाती है। मतलब एक चीज बता रही हूँ आपको कि अमूमन लोग इसको ज्यादा प्रिटेंड भी करते हैं। अगर आपकी डिसिप्लिन लाइफ है तो आप हर चीज के लिए समय निकाल सकते हैं। आपको जब बच्चे छोटे होते हैं, आपको ध्यान है मैंने जब चुनाव लड़ा था तो मेरा बेटा 2.5 महीने का था। 2.5 महीने का। और आप सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए जो 2.5 महीने का बच्चा होगा वो कैसे राजनीति कर सकती है, लेकिन हमने की। पर अपने बच्चों के साथ समय की कभी समझौता नहीं किया, और इसका सौभाग्य ये भी रहा कि जॉइंट फैमिली में हम थे। तो बच्चों का लंच बॉक्स बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, बच्चों को समय पे स्कूल भेजना मेरी जिम्मेदारी रही, बच्चों के करियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी रही है और रहनी भी चाहिए हर माँ की। क्योंकि आप कितना भी बातें कर लें कि पिता का भी उतना ही दायित्व है, एक जो बॉन्डिंग होती है ना बच्चे और माँ में, उसका विकल्प नहीं हो सकते फादर। और मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे परिवार में हर सदस्य ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बच्चों को क्या बना दिया, बने वो अपनी मेहनत से हैं, लेकिन अगर आप उन पर नज़र ना रखें, अगर आप उनकी सुविधाओं को समय पर नहीं उपलब्ध करवाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को समय पर पूरा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को एक ग्लानि महसूस होगी। आपने इंदिरा नूई को सुना था ना, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी क्योंकि मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे सकी। लेकिन मुझे ऐसा अफसोस नहीं है, पूरा जितना समय मुझे मैं जो कर सकती थी मैंने किया,
ऐसा मुझे लगता है, और हो सकता है बच्चों को नहीं लगता हो, लेकिन मुझे थोड़ा आत्मसंतोष है इस चीज़ को लेकर के। और देखिए, एक बच्चा जो होता है ना, आपने देखा होगा ना, बच्चे लंच बॉक्स वापस लेकर के आ जाते हैं। मेरे बच्चे कभी नहीं लेकर के आए, तो ये संतोष मुझे तब क्योंकि से। उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्या मम्मी ने बना के भेज दिया, आज नहीं खाएंगे, फ्रेंड मेरा ये खा रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा टिफिन खाली करके लाए हमेशा। ऐसा नहीं था कि मेरे यहाँ काम करने वाले नहीं थे। हाँ, लेकिन पिता के यहाँ भी एक आईपीएस की बेटी थी, तो मेरे यहाँ सारी सुविधाएं थी, यहाँ भी सब कुछ था, लेकिन बच्चे की परवरिश माँ बाप को ही करनी चाहिए। आपने भी जैसा बताया कि इंटरनेट का ज़माना आ गया, आजकल हर चीज़ मोबाइल में दुनिया समट गई है। पिक्चर भी हम मोबाइल में, नेटफ्लिक्स पे कई चैनल सिस्टम आ गए। लेकिन जो आपका दौर था, और मैं थोड़ा उससे और पहले के दौर का था, हम स्कूल कॉलेजों में थे, पिक्चर लाइन में लग के टिकट लेते थे। आखिरी बार कोई ध्यान है आपको कि कभी लाइन में लग के पिक्चर टिकट ली हो, जैसे कॉलेज स्कूल के समय में कभी देखी हो? ये सौभाग्य नहीं मिला मुझे, अभी क्योंकि मेरे पिता जो है वो पुलिस में थे ना, तो और बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे वो, तो हम बहुत डिसिप्लिन में रहे हुए हैं, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने बहुत पिक्चर्स भी देखी होंगी। लेकिन अभी इन दिनों में कोई ऐसी नहीं कि मुझे ज़्यादा शौक नहीं। अच्छा, पिक्चर का शौक ही नहीं रहा। और किस चीज़ का ऐसा शौक है जो राजनीति के अलावा, किताबें पढ़ने का, संगीत का शौक, ऐसे कई शौक होते हैं मुझे कि पढ़ने का शौक, पढ़ने का। लेकिन मैं किसी किताब को पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ, और किताब में रुचि भी ऐसी नहीं है कि फिक्शन पढ़ रहे हैं या कुछ। हाँ, थोड़ी ब्रायन वाइसेस को काफ़ी पढ़ा है, और कुछ ऐसी किताबें पढ़ती हूँ जिसमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी हो, और मेरे एक रूटीन भी है लाइफ का जो मेरे घर वालों को भी थोड़ा अखरता है। मुझे कम से कम 3-3.5 घंटे चाहिए होते पढ़ने के लिए पूरे दिन में, और मैं किश्तों में या एक साथ? 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सवेरे 1-1.5 घंटा, शाम को 2 घंटा। और ये मेरा शुरू से है, जब मैं राजनीति में भी रही हूँ तब थोड़ा सा कर्टेल होता था, लेकिन रहता है, रूटीन रहता है वो। और ये मैंने मेरे पिता से इनहेरिट किया है, क्योंकि मैंने देखा था कि वो बहुत व्यस्त रहने के बावजूद भी समाचार पत्र को ज़रूर पढ़ते थे, विशेष समाचार पत्र को, और उसी समाचार पत्र को मैं भी पढ़ती। आपने जैसे कहा स्पिरिचुअल हैं आप, 2-3 घंटे अगर धर्म अध्यात्म इस पे, तो क्या मंदिर में नियमित जाने का है? मंदिर जाना उसका एक भाग है, या कहीं धार्मिक यात्राएं जैसे अमूमन लोगों की होती है कि वैष्णो देवी, कोई ऐसा बना रखा है नियम कि नहीं साल में एक बार जाना है धार्मिक यात्रा पे, या कभी टाइम मिला तो चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपको जब जाना होता है तो चले जाते हैं, वो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि यहाँ जाना ही है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप दिन का कितना समय एकांत में ईश्वर के साथ संवाद में दे रहे हो, या आप संवाद कहो या उनकी भक्ति में दे रहे हो। तो ये भी मैंने मेरे पिता से सीखा है। मैं बचपन में देखा करती थी, आपको ध्यान है कि 80 में शायद दंगे हुए थे जयपुर में, हाँ, तो मैं बहुत छोटी हुआ करती थी उस समय, होंगी मैं 7-8 साल की। 89 में 89 89 में हुए थे, और तो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, लेकिन छोटी थी। तो मेरे पिता उस समय डीआईजी जयपुर रेंज थे, और हम लोग शास्त्री नगर में रहते थे, हमारा घर सुभाष नगर में था, शास्त्री नगर के ऑपोजिट। आप समझ सकते हैं डीआईजी के पास कितना बड़ा दायित्व होगा। और हमने देखा कि वो उनका एक बिल्कुल, क्योंकि वो आर्मी से पुलिस में आए थे, सवेरे 3 बजे वो उठ जाया करते थे। सवेरे नहीं कह सकते, उसे मध्य रात्रि कहेंगे। और वो 3 बजे उठ करके 2 घंटे आराधना करते थे ईश्वर की, और 1 घंटा वो अपना वर्कआउट करते थे। उन्होंने उस रूटीन को उस समय भी डिस्टर्ब नहीं किया, पूरी रात जग करके भी उसको दायित्व निभाया, और अपने अधीनस्थ को या अपने से उच्च पदाधिकारियों को सूचित करके। तो उस समय मुझे बड़ी जिज्ञासा होती थी, तो एक दिन मैंने मेरे पिता से पूछ लिया कि आप इस तरह का रूटीन ऐसे दौर में भी निभा रहे हो, क्योंकि मैं भी 4 बजे उठ जाती थी उनको देख करके। उन्होंने कहा कि मैं किसी दिन फुर्सत में तुम्हें बताऊंगा। तो एक दिन फुर्सत में, बच्चों में जिज्ञासा होती है, तो मैं पीछे बढ़ी थी। उन्होंने कहा कि फुर्सत मिले तो पूछूं इनसे। हाँ, तो उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मुझे पूजा करनी है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुझे वर्कआउट करना है। मैं ये इसलिए करता हूँ कि मुझे इससे एक शक्ति मिलती है, वो शक्ति ये होती है कि मैं गलत काम ना करूँ, क्योंकि मैं दूसरे दिन जब ईश्वर के साथ संवाद करने जाऊंगा और मैं गलत काम करके जाऊंगा तो मैं उनका सामना नहीं नजरें नहीं मिला पाऊंगा उनसे। तो मुझे उस दिन से ये समझ में आ गया था कि यदि लाइफ में कोई डिसिप्लिन चाहिए, यदि आपको किसी को माफ़ करने की आप में शक्ति आ जाए, कितना भी बुरा कर रहा हो, या आपको कोई ऐसे क्षेत्र में भेजा जा रहा हो जो आप नहीं उसमें पारंगत हो सकते, तो यही शक्ति है। देखिए, अपनी अपनी सोच होती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आज मैं इस चुनाव को हारने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था उस समय कि इससे बड़ा विश्वासघात, इससे बड़ा धोखा,
इससे बड़ा ईश्वर का अन्याय मेरे साथ नहीं हो सकता, सही शब्दों में बताऊं तो। और एक बार को मैं भी इस चीज़ से डगमगा गई थी कि ये सब बेकार है अगर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि मैं आधे दिन से ज़्यादा उस चीज़ से दूर नहीं रह पाती हूँ, और वही शक्ति है जिसने मुझे आज तक खड़ा किया हो। नहीं, आपने जैसा कहा कि जो स्पिरिचुअल की बात कही, आपने शक्ति की बात कही, तो आने वाले जो लोग हैं, नए युवा हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, पहले एक विचारधारा, एक मिशन को लेकर राजनीति में आते थे। आज अगर आपके पास पैसा है, थोड़ी जमीन है, घर का खर्चा चल रहा है, तो चलो राजनीति में लड़ लें, सरपंच जीत लें। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति में आए वो तो क्या ध्येय लेके आए और क्या क्या चीजें करें और क्या नहीं करें, ताकि वो जो उनका उद्देश्य है उसको पाने में सफल रहे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। मेरे पास जब मैं मीडिया चेयरपर्सन हुआ करती थी, बहुत से बच्चियां आती थी। बच्चों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और मुझे टीवी पे देखते थे और इम्प्रेसिव होकर के आ जाते थे। तो उनसे ये कहती थी कि मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है तुम्हें राजनीति में आने की। सिर्फ इसलिए आना चाहती हूँ कि ग्लैमर का दूसरा पार्ट है तो गलतफहमी है, और इसलिए आना चाहते हो कि इसमें जुड़ कर के जनता के प्रति कोई जवाबदेही तुम्हारी रहेगी, या जिम्मेदारी होगी, या अकाउंटेबिलिटी होगी, या अपना समर्पण होगा, तब एक अलग बात है, क्योंकि डगर बहुत मुश्किल है। तो ऐसी अवस्था में देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पैसे के बल पर चुनाव जीता जाता है, इसमें कोई दौराई नहीं है, लेकिन वो स्थायी नहीं हो सकता। और अगर आप सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि आपको ये लाइफ ग्लैमरस लगती है, तो मत आइए। ये वो कांटों की डगर है जिस पर आपको चलना है, तो ये सोचकर चलना है कि मुझे इसको आगे तक चलने के लिए एक शक्ति चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि मिड वे में मैं इसको छोड़ करके चला जाऊं। तो माता पिता के पैसे का अपव्यय करना और शौक से आ जाना, वो आवश्यकता नहीं। यदि आप शिद्दत से आना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर आइए, राजनीति में स्वागत है। पुनर्जन्म में आपका विश्वास है? अभी तक समझ नहीं आया, नहीं समझ जिस में दिन आया। आएगा तो। लेकिन अगर आपको फिर एक जिंदगी मिले तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगी? आपने पहले जब मैंने शुरू में सवाल किया था तो आपने कहा था उस हमारे दौर में, और मेरा दौर उससे भी 10 साल पुराना है, तो उस दौर में माता पिता के जो सपने होते थे वही बच्चों के सपने होते थे। लेकिन आज जब आप इस उम्र के इस पड़ाव पर हैं और आपको ये सोचने का मौका मिला है कि अगर दूसरी जिंदगी मिलती है तो क्या मैं राजनीति में आऊं या कोई दूसरा ऐसा चीज अपनाऊं जिससे मुझे राजनीति से ज्यादा शांति मिले, देश के लिए मैं ज्यादा कुछ कर सकूं? आपको एक चीज बताऊं मैं, वैसे तो मैं राजनीति का हिस्सा रही हूँ, बहुत सक्रिय राजनीति का। एक समय ऐसा था, मुझे 10-10 घंटे लगते थे, सवेरे से लेकर सुबह 10 से रात को 10 बजे तक मैं सिर्फ मीडिया का ही काम देखती थी। उसके बाद मैंने चुनाव भी लड़े, सब कुछ हुआ। मैंने इस 1 साल में एक चीज़ समझी है, द थिंग विच इज़ नॉट इन योर हैंड्स शुड नॉट बी इन योर माइंड। जो मेरे बस में नहीं है, जो मुझे समझ नहीं आती, वो मेरे दिमाग में रखती ही नहीं हूँ मैं कैसे जवाब दूँ आपको इस बात का? नहीं, लेकिन पुनर्जन्म अगर आपको मिले, एक जिंदगी और मिले, मैं भगवान हूं और मैं कहता हूं कि एक जिंदगी आपको मिलेगी। रैपिड फायर जैसा लग रहा है। नहीं, रैपिड फायर तो मैं क्या थोड़ा सोच करके ही बता सकती हूँ कि भाई दूसरी जिंदगी मिले, तो जैसे मैं हूँ, मैंने 38 साल पत्रकारिता की है, एक ही संस्थान में जुड़ा रहा, और आज अगर कोई आदमी मुझसे ये सवाल करे कि दूसरी जिंदगी मिलती है तो क्या, निश्चित रूप से हाँ, मैं इसमें जाना चाहूंगा। बहुत कमियां आ गई हैं इसमें, पत्रकारिता में भी, अगले लेकिन संवाद में बताऊंगी आप अगले सोच संवाद कर। में। तो और कुछ आप अगर कहना चाहें दर्शकों को जो मेरे मन में नहीं आ पाया हो, बहुत दुविधा थी, क्योंकि मैं भी जवाब तो देता हूं लेकिन सवाल पूछने का मेरा भी इतना अनुभव नहीं है कि क्या सवाल पूछे जाए, मैं हमेशा जवाब ही देता हूं। तो ऐसा और कोई चीज जो इस अपने 1 घंटे के वार्तालाप में रह गई हो और जो आपको लगता हो कि राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, नई पीढ़ी के लिए जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि ये एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक ऐसी बात है कि जो बहुत से अनछुए पहले, जिसमें मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी आपके बारे में, सुनते थे कि ऐसी हैं, फायर ब्रांड है, टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आज जब बैठ के बातचीत करने का अवसर मिला तो ये जानने का हुआ कि राजनीति को हम जो बाहर से देखते हैं, राजनीति वैसी नहीं है, और जो राजनीति में ग्लैमर, पैसा, पद, चगमगाहट, वो चीज़ों को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, और विरोधी लोगों से लड़ने की बजाय कितना अपने लोगों से पहले घर में लड़ना पड़ता है। तो उस बारे में कोई ऐसी चीज़ छूट गई हो जो आपको लगता हो कि नहीं, हमारे दर्शकों को जानने से ठीक रहेगा थोड़ा? देखिए, मैं महिला के रूप में तो एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत लोग बहुत सी, जैसे मिराज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मृग मृच्छिका,
कई लोगों के लिए राजनीति वो है। तो मैं बहनों से, महिलाओं से कहना चाहूँगी, इतना मत भागिए इसके पीछे, कि ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। और उस दौर से जो आप गुजर रही हैं उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो आपके अनुकूल नहीं है। स्वाभिमान के लिए ज़रूरी है कि वहीं तक भागा जाए जहाँ तक आपका सम्मान है। और दूसरी बात, युवाओं के लिए, जो आज का जो टेंशन का दौर है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ, उसका एक ही तरीका है। कॉम्पिटिटर्स तो हमेशा रहेंगे, हर क्षेत्र में रहेंगे, परिवार में भी मिलेंगे, आपके वोकेशन में भी मिलेंगे, आपके हर क्षेत्र में मिलेंगे। माफ कर दीजिए दुश्मन को, इससे बड़ी सजा उसको नहीं। That's आपकी बातचीत से जो लगा मुझे, पूरा जो आपने आखिरी वाक्य कहा कि दुश्मन को माफ कर दीजिए, तो राजनीति में जो आप कांटों पे जो चली हैं, जो आपको कांटों का जो दर्द है, उस दर्द को आपने शब्दों में कम बयां किया है, लेकिन उसको आपने जो आखिरी भावना में है कि माफ कर दो। और माफ करने का मतलब जो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो कहती है कि ऊपर वाला सब देख रहा है और माफ कर दो, हम अपना काम करते रहें। अर्चना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजनीतिक भविष्य के लिए। चुनाव हार जीत लगी रहती है, और मैंने पहले भी अपनी व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि अटल जी शुरू के 4 में से 3 चुनाव हारे थे। राजस्थान में बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन कई चुनाव वो भी 3-3, 4-4 चुनाव हारे, उसके बाद आगे पहुंचे। तो चुनाव हार और जीत, वो मैंने जैसा पहले भी कहा कि पहचान पद से नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट आपको काटना चाहिए। हाँ, देखिए, मैं इसलिए विचलित नहीं हूँ कि फील्ड इवन नहीं था, अनइवन प्लेइंग फील्ड पे आपको उतारा जा रहा है, तो मुझे कोई मलाल नहीं है। और आपको ध्यान होगा 2013 का चुनाव में जब हारी थी, तो सब बड़े नेताओं ने सबसे फीडबैक लिया। मुझसे बाद में लास्ट में पूछा गया 200 सीटों में से, जो बड़े नेता हूँ तो क्या देंगे, लेकिन मैं 200 इसलिए बोलती हूँ, 200 सीट है ऐसा। मुझसे कहा गया तुमने किसी की शिकायत नहीं की। मुझे में ज़्यादा समझ नहीं थी उस समय कि भाई, बहुत जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ आज कुछ प्रश्नों के। तो मुझसे उस समय के तत्कालिक प्रभारी ने पूछा कि तुमने किसी की शिकायत नहीं की। क्योंकि साहब, आप कैसी बात करते हैं, मैं हारी हूँ, कितने वोटों से हारी थी, 47,000 से। लेकिन मुझे कौन हराएगा 47,000 से? जनता ही हरा सकती, ये लोग नहीं हरा सकते जिनकी मुझे शिकायत करनी है। तो जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा ना, क्योंकि एक व्यक्ति आपका बुरा कितना भी चाह सकता है, लेकिन इतना बलशाली नहीं है कि आपको यूं परास्त कर दे। ये तो परिस्थितियाँ, वातावरण, आपकी किस्मत, ये सब मिलकर के काम करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, दुश्मन को माफ कर दो, उससे बड़ी उसकी कोई सजा नहीं। लेकिन आपने 12 साल पहले ये बात कह दी थी कि मुझे जनता ने हराया, शिकायत नहीं की। नहीं हरा तो सकते। राजनीति में ये दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए कि राजनीति में हो सकता है कि हमारे घर के लोग भी कुछ हमारे साथ नहीं दें। घर में भी, परिवार में होता है, कई बार शादी ब्याह होती है, बहुत से लोग नहीं होते कि बिगाड़ो काम बिगाड़ो। तो ऐसे राजनीति तो फिर सत्ता का खेल है, शय और महत का खेल है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि जो कुछ प्रश्न छूट गए, जो आप शायद मनन करके, चिंतन करके, और मैं भी इतना आपके बारे में नहीं समझता था, जो थोड़ा बहुत जानता था उसके आधार पे मैंने सवाल किए। और अगली बार कभी जब मिलेंगे तब हम और सवाल, नए सवालों के साथ, ताकि दर्शकों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको कुछ नया सीखने को मिले। राजनीति में नई, जो जिसको कहते हैं फिसलन भरी राजनीति है। आपने युवाओं के लिए भी कहा कि मृग मरीचिका है, दूर से अच्छी लगती है, लेकिन पास जाओ तो क्या कुछ इसमें खोना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितने अपनों की दुआएं तो कम मिले, लेकिन बद्दुआएं मिलती हैं। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह राजनीति के पथ पर जिस तरह चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी, हार जीत की बिना परवाह किए हुए। और बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.